अच्छा जी, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार ये एफएफसी का बता दें, इसमें क्या चल रहा है? सो आज भी इसने अच्छा खासा जंप लगाया। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखें ना कि केएसई 100 इंडेक्स, इसमें इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसकी अगर हम वेटेज पे जाएँ कि यार वेटेज कितनी है केएसई 100 इंडेक्स में, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वेटेज राउंड अबाउट 10% के करीब है। यानी अगर आपने इंडेक्स को उछालना है और किसी एक स्टॉक की बेसिस पे उछालना है, तो आप कह सकते हैं कि यार 10%। मुख्तलिफ थ्योरीज या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है मार्केट में। सो डिटेल से उनको भी देखेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यार इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उन चीज़ों को भी देख लेंगे। अच्छा, इसकी एक तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर जाएगा तो ये इंडेक्स को ऊपर लेके जाएगा, नीचे जाएगा तो इंडेक्स को नीचे लेके जाएगा। सो अब ये आप लोगों की जजमेंट है कि इसमें कुछ चल रहा है या क्या, वो आप खुद असेस कर सकते हैं। हम चलेंगे फाइनेंशियल्स और पास्ट इसकी हिस्ट्री पे ना, कि उधर से देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। अच्छा, पीछे इसकी हिस्ट्री पे आ जाएं एफएफसी की, तो इसका ग्राफ ओपन कर लेते हैं 5 साल का। पिछले 5 सालों में ये चल रहा था 100, 108, 105, 101 और ये 24 तक तकरीबन यही 110-20 की रेंज में चल रहा। अब अगर हम जाके इसकी अर्निंग्स देखना शुरू करें, तो 24 में क्या इसकी अर्निंग आ रही थी? 17, 15, 24 से पहले 23। ठीक है, तो अब अगर हम नॉर्मली, जैसे मैं कहता हूँ कि यार एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने पे होना चाहिए, तो 23 डिवाइडेड बाय 20% मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 115, इसी के आसपास चल रहा था। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद 24 के जैसे ही एंड हुआ, 25 का स्टार्ट हुआ, तो इसकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं। इसकी अर्निंग्स कैसे इंप्रूव हुई हैं? पहले ये 23 पे चल रहा था, बाद में ये 45 पे चला गया। जब ये 23 से 45 पे गया, तो अकॉर्डिंग टू सेम फार्मूला इसकी ईपीएस कितनी होनी चाहिए थी? यानी अर्निंग्स आपकी डबल हो गई, ईपीएस आपकी डबल हो गई, और जो आपकी प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए थी? अभी वो देख लेते हैं। 45 है, मैं 46 कर लेता हूँ एनुअल की, और इसको मैं 20% रिटर्न से, सो राउंड अबाउट 230 की प्राइस होनी चाहिए थी अर्निंग की बेसिस पे 24 में। खैर, हम इसको मजीद देखते हैं कि यार चल क्या रहा है। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अभी अगर आप देखें तो ये चल रहा है तकरीबन 536 पे, 230 के राउंड अबाउट इसको होना चाहिए, 230, 240, 50। बाकी इसके फाइनेंशियल्स जाके देखते हैं, फिर उधर से चीज़ें हम देखेंगे कि क्या चल रहा है इसमें। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं जी। ये हो गया इसके प्रॉफिट्स पे आउट्स पे। पे आउट अगर ₹9.5 का किया है एक, दूसरा ₹12 का किया है, तीसरा फिर ₹7 का किया है, 7 और 12 19, 19 और 21 का ये पे आउट हुआ है, तो ये 40 और तकरीबन 49.50 का इसने पे आउट किया है। सो 49.5 का पे आउट है। सो लाइकवाइज अगर मैं कैश में देख रहा हूँ, बैंक में ये पैसे रखूँ, तो ये कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट हो, तो मुझे तकरीबन ये होना चाहिए। तो मैं नॉर्मली 10% लेता हूँ कि यार 10% के करीब, तो ये 495 पे आउट की बेसिस पे बन रहा है। अच्छा, अब इसको मैं मजीद देख लेता हूँ। पहले हम इंडिविजुअली देखेंगे कि यार एफएफसी इंडिविजुअल एज अ कंपनी क्या कर रही है, फिर हम देखेंगे कि यार एफएफसी एज अ ग्रुप क्या कर रहा है, और उसके फाइनेंशियल्स में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई रेड सिग्नल तो नहीं है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो अब मैं ये एफएफसी की फाइनेंशियल्स ओपन कर ली हैं ऑलरेडी मैंने। अगर आप लोगों ने देखनी हो कि ये कहाँ पड़ी हैं, तो ये वाली हैं, लास्ट क्वार्टर वाली। ये अब आपने डाउनलोड कर ली हैं। उसमें आपने जाना है सबसे पहले बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट इंडिविजुअल कंपनी की होगी, कंडेंस इंटरम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें इसकी टोटल इक्विटी देख लेते हैं कितनी है। 132 की बिलियन की इसकी इक्विटी है। रुपीज़ ये अगेन इन थाउजेंड में है। जो लोग पहले सेशन में या दूसरे में नहीं थे, उनको बता दूं कि ये थाउजेंड्स में जब हो, तो आपने इसके आगे 3 ज़ीरोज़ और लगानी है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी टोटल इक्विटी मेंशन कर दी है। अच्छा, मैं इंडिविजुअल भी हमने देखना है, और हमने देखना है इसी को कंसोलिडेटेड भी। सो मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी वर्किंग सॉर्ट ऑफ बनाने की कोशिश करूँगा, फिर इसको मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई, और उसके बाद टोटल लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ में ट्रेड एंड अदर पेबल की एक बड़ी फिगर है। इस पे एक नज़र लगा लेंगे 6 नंबर नोट पे। बाकी भी ब्रीफली गो थ्रू करेंगे कि कोई चीज़ है इसमें या नहीं। ठीक हो गया जी। चलें एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स में एक जंप आया है
ये देख लेते हैं इसमें क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी हल्का सा जंप आया है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनकी बहुत ज़्यादा कम हुई हैं अचानक से। और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स नहीं, स्टॉक एंड ट्रेड में जंप है, इसको भी देख लेते हैं। टर्नओवर की बेसिस पे अगर हम चलें तो 3 माह में पहले 107 का था, अभी 127 इम्प्रूव हो गया है। क्रॉस प्रॉफिट राउंड अबाउट सेम है। 9 मंथ्स का देखें तो ये थोड़ा सा इंक्रीज आया है इसमें। नीचे चले जाते हैं जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। पिछले 3 क्वार्टर्स में इसने अर्न किया था 24, इस वाले क्वार्टर में इसने किया है 19 बिलियन का। सो अगर मैं क्वार्टरली कंपेयर कर रहा हूँ सिर्फ इंडिविजुअल एफएफसी को, इग्नोरिंग इसकी सब्सिडरीज वगैरह, तो इसने इसके प्रॉफिट्स कम हुए हैं 13 रुपये 48 के। सो अगर मैं पिछले 9 माह का देखूं तो ये 35 पे है, ये 40 पे चले गए हैं, यानी पिछले साल से 9 माह से ज़्यादा है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपैरिजन करता हूँ तो ये कम है। अब हो ये सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर रिजल्ट्स इसके फिर थोड़े से कम आए तो ये पिछले साल के बराबर खड़ा होगा। ये तो एक हमारी अजम्पशन है फ्यूचर्स की, और वो देख लेंगे उसको। यहाँ पे अब यहाँ से मैंने फिगर कौन सी लेनी है जो मुझे काम आ सकती है, मैं इस क्वार्टर की ले रहा हूँ और आई थिंक मैंने ले ली है। ईपीएस, अच्छा ईपीएस के लिए मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैंने फिगर ले ली है और ईपीएस की भी मैंने फिगर ले ली है यहाँ पे, इसी की 13.48, सेम 13.48 इधर। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, अगर इसकी बेसिस पे मैं एनुअल बनाऊं तो वो 53 के राउंड अबाउट बनती है, और उसकी बेसिस पे मैं अगर 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो ये 270 बनती है। ठीक है, अब खैर हम अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं जाते, इसको मजीद देखेंगे कि क्या हो रहा है। खैर, अच्छा ये आ गई। इसमें अब चले जाते हैं जी कैश फ्लो में, कि कैश फ्लो में क्या हालात चल रहे हैं इसके। कैश फ्लो में इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इसने 2 बिलियन का कैश जनरेट किया है। इसने प्रॉफिट कितने का बनाया है? 19 बिलियन का, 19 अरब का इसने प्रॉफिट बनाया है। 19 अरब के प्रॉफिट बना के इसने कैश कितना जनरेट किया है? 2 अरब का। सो एक पहला हमें सॉर्ट ऑफ रेड सिग्नल मिल गया। उसके बाद सेकंड में हम जाएंगे नीचे, कैश जनरेटिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, 1 अरब इसने पिछले, नॉर्मली ये 6 अरब इन्वेस्ट करता था, अभी इसने 7 अरब इन्वेस्ट किया है। तो ठीक है, फ्यूचर में के लिए ये अच्छी इंडिकेशन है कि यार फ्यूचर में ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो रिटर्न्स अच्छे लेंगे। अब इन्वेस्ट किन में कर रही है, क्या चीज़ों में कर रही है, वो हम बाद में देखें। अच्छा, अब इसके बाद लोन वगैरह की मद में इसने पे आउट किया है। 30 का लोन था और 62 का इसने पे आउट कर 30 का पिछली दफ़ा पे आउट किया है और 62 का इस दफ़ा पे आउट। अच्छा, नेक्स्ट इसमें चलें तो सारे एक्टिविटीज़ को, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, सारी एक्टिविटीज़ मिला के अगर हम देखें तो इसने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज किया है। 51 बिलियन का इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हुआ है, यानी इसका 51 बिलियन का कैश यूज्ड हुआ है, जो कि नॉर्मली आपकी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, ये एक सॉर्ट ऑफ सेकंड हमें रेड फ्लैग नज़र आया है इसमें। उसके बाद ये कंपनी की कोई ब्रीफ सी हिस्ट्री होगी, इसमें अगर नहीं जाते। ऑथराइज्ड कैपिटल की डिटेल्स हैं, नॉट रेलेवेंट। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किससे की हुई है? कन्वेंशनल बैंक से की है, इस्लामिक बैंक से की है। ठीक है जी, मिक्सचर चल रहा है। एफ बाकी मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड अपनी रिलेटेड पार्टी से है, खैर है, नॉट रेलेवेंट एंड नॉट अ बिग डील। कैश डेवलपमेंट सेट, ये कुछ पेएबल है 84 बिलियन का। चलें, ये अज्यूम कर लेते हैं एक नॉर्मल एक बिजनेस प्रैक्टिस होगी, इग्नोर करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसने की हुई है कन्वेंशनल बैंक से 10 बिलियन की, अदर इस्लामिक बैंक से 8 बिलियन की। अच्छा, इसका भी आजकल इस्लामिक बनने पे जोर है और कहा ये जा रहा है कि इस्लामिक हो गया है। तो चलें, नेक्स्ट क्वार्टर में जब ये आएंगी तो इसमें आपको कन्वेंशनल बैंक की जगह इस्लामिक बैंक नज़र आ जाएगा और क्या होना है। खैर, आगे चलते जाएं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या किया है जी? इन्वेस्टमेंट एट हेल्ड एट कॉस्ट, ये सब्सिडरी में, थार एनर्जी में, ये जब हम कंसोलिडेटेड देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें शो हो रही होंगी। अच्छा जी, फाइनल टैक्सेस, लेवीज, ये सारे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसकी डिटेल दे दी है इन्होंने जी।
चेंजेस लूज, अच्छा इसको देख लेते हैं ना। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, दिस एडजस्टमेंट्स ये उन्होंने ये की हैं, और डिविडेंड इनकम को लेके गए हैं। चेंजेस इन स्टोर स्पेयर्स, बैंक्स लियंस, चेंजेस इन लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ये 44 बिलियन की आ रहा है। और ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 44 बिलियन का। अच्छा, ये ऊपर इसने नेगेटिव में शो किया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं कि यार उसका क्या किया हुआ था। 44 बिलियन, अच्छा वो उस 44 बिलियन यहाँ पे डायरेक्टली लेके आया था ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से कैश जनरेट हुआ, उसमें से इनकम टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट इन्होंने पे की। सबसे बड़ी टैक्सेस की मद में पेमेंट गई, 44 का जनरेट किया था, 37 का टैक्सेस की मद में चला गया, पीछे 4 का इंटरेस्ट या सूद की मद में चला गया, तो बचा जो कैश जनरेटेड वो 2 बिलियन ही है। ठीक है, इन्होंने उसकी नीचे डिटेल दी हुई है। अच्छा, इसमें फर्दर चलें आगे तो इसके बाद फाइनल टैक्सेस आ जाते हैं जी। रिस्क मैनेजमेंट, फेयर वैल्यूज, ये कुछ अच्छा शरिया के देख लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लायंट हैं जी। लोन्स ये भी शरिया कंप्लायंट हैं, शरिया कंप्लायंट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम फ्रॉम लोन डिपॉजिट्स है जो आ रही है वो नॉन शरिया, नॉन शरिया। डिविडेंड इनकम नॉन शरिया, यानी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो नॉन शरिया स्टॉक में की। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ये भी नॉन शरिया स्टॉक में है। डिपॉजिट्स और लोन्स और जो बाकी हैं वो भी नॉन शरिया से रिलेटेड है। अदर इनकम डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट वगैरह आ रहा होगा, वो भी नॉन शरिया है। या कुछ और चीज़ें होंगी वो भी नॉन शरिया है। तो पहले ये वो शरिया नॉन शरिया की बहस से हम निकलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब आ गई इसकी कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड और इसमें क्या फ़र्क है कि एफएफसी अलोन अगर हम देखें तो वो क्या कर रही है, और अगर एफएफसी प्लस इसकी सब्सिडरीज प्लस इसके जो दूसरे बिजनेसेस हैं उन सबको मिला के मैं कहूँ कि यार इन सब ने एज अ ग्रुप कितना प्रॉफिट बनाया, तो वो कंसोलिडेटेड में शो, वो चीज़ इंडिविजुअल एफएफसी की उसमें शो नहीं होगी। और जो नॉर्मली शेयर की वैल्यू या चीज़ें बाकी उससे चीज़ें ड्राइव हो रही होती हैं वो है, क्योंकि एफएफसी एज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी भी कंसिडर होती है। इंडिविजुअल तो इसके बिजनेसेस हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है ताकि हम को थोड़ी सी एक्यूरेट वैल्यूएशन की तरफ चले। अच्छा, अब इसकी ले लेते हैं इक्विटी जी। इक्विटी पे आ जाते हैं। इज इन रिवैल्यूएशन रिजर्व्स ऑफ एसोसिएट्स, इसको इग्नोर करते हैं यहाँ तक, तो मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे। सरप्लस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फेयर वैल्यू, अच्छा चले इसको भी ले लेते हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का निकाल के शेयर रिजर्वेशन, अच्छा इन्होंने इसको सेपरेट रखा है तो हम भी इसको सेपरेट रखेंगे। हम इन दो को ऐड करेंगे, 185 बिलियन को और 6 बिलियन को राउंड अबाउट हम ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब आप लोग इसको देखोगे तो सिंपल होती जाएंगी। ये है और 6 बिलियन ये है, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 6 बिलियन, और टोटल के साथ डेफिनेटली ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये रुपीस इन थाउजेंड है। जब तक आप ये नहीं देख सकते मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा जी, ये इसकी एक फिगर आ गई हमारे पास कंसोलिडेटेड की, सॉर्ट ऑफ इक्विटी की 191 की। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं देखूं इसके, तो ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ 140, 1 बिलियन इसके शेयर्स हैं। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इसकी उस पे जाऊँगा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं ये शेयर ले लिया फॉर 1.4 बिलियन। अच्छा, अब इस लेवल पे भी अगर मैं देखूं, सिर्फ इस लेवल पे कि यार इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए बेस्ड ऑन इक्विटी। जब अगेन वही बात कि जब आप दुकान खरीदने जाते हो तो आप दो चीज़ें देख रहे होते हो, या तो वो दुकान बहुत अच्छी चल रही हो तो आप ज़्यादा पैसे देते हो, या उसमें माल इतना बड़ा हो कि अगर आप उसको बेचो तो वो कम से कम उसकी वैल्यू कल उसके वैल्यू के आसपास आपको एक अमाउंट मिल जाए। सो ये पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनके पास टोटल एसेट्स या टोटल माल कितना है। उसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये राउंड अबाउट 93 के बाद पास आ रहा है इंडिविजुअल की, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 134 पे। सो बुक वैल्यू से तो डेफिनेटली ऊपर जा रही है। ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट बनाती है, डिविडेंड देती है, समझ में आ रही है यहाँ तक तो। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर मैं चला जाऊँ इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पे, तो यहाँ पे मज़ीद इसके मेरे ख्याल से एसेट्स में तो कोई चीज़ एक नज़र लगा लेते हैं बरा, क्योंकि ग्रुप के हैं तो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। एनुअल वाले में डिटेल में होती है, ये सॉर्ट ऑफ कंडेंस बोलते हैं इसको, शॉर्ट ब्रीफ समरी टाइप होता है। अच्छा जी, पिछले क्वार्टर में 48 का प्रॉफिट था कंसोलिडेटेड में।
इसमें 45 का है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है। अच्छा, नीचे आ जाए नेट प्रॉफिट पे, ये तकरीबन सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। 17.72 की ईपीएस थी पिछले क्वार्टर में, इसमें 17.24 की है ग्रुप की। सो अर्निंग ईपीएस इसकी कम हुई है। अच्छा, अगेन 9 मंथ्स पीरियड में लूँ तो ये बनता है 43 की ईपीएस, और इसमें भी 43.30, यानी कुछ 33 पैसे से ईपीएस कम हुई है। नॉट अ big decrease, but still there is a decrease. So profit for the period, other comprehensive income, ये कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं अकाउंटिंग की टर्म में। मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा, आई थिंक ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आप लोगों से, और बेसिक लेवल की कुछ चीज़ें होंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि यार ये कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ हैं, इसमें इसकी होल्डिंग है, फलाने में होल्डिंग है। तो ये कंपनी के यहाँ पे दी होती है इन्फॉर्मेशन। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, द ग्रुप कंप्रोमाइज ऑफ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड एफएफसी, जिसके हमने अभी फाइनेंशियल डिस्कस कर लिए, एंड इट्स सब्सिडरीज। सब्सिडरी क्या होती है कि जब आपकी किसी भी दूसरी कंपनी में 50% शेयर हो ना, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बन जाती है। तो नॉर्मल जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं, और अगर आपकी 50 से कम ओनरशिप है तो वो आपकी सॉर्ट ऑफ एसोसिएट कंपनीज होती हैं। और अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं कि फिर आपने सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करना है अपना शेयर लेके। तो ये अब जो अकाउंट्स बने हैं तो ये उसकी कंसोलिडेशन की बेसिस बने हैं। अच्छा, अभी एफएफसी एनर्जी लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। फौजी फाउंडेशन विंग एनर्जी लिमिटेड, फौजी फाउंडेशन विंड एनर्जी 2 लिमिटेड, एफएफबीएल पावर लिमिटेड, पावर कंपनी लिमिटेड, फौजी फ्रेश एंड फ्रीज लिमिटेड, ये कोई फूड से रिलेटेड भी हैं। ये अगेन फूड से रिलेटेड हैं। ऑलिव टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एफएफसी इज अ सब्सिडरी ऑफ फौजी फाउंडेशन। सो मेन अंडर अम्ब्रेला अगेन वो फौजी फाउंडेशन, फौजियों की बेनिफिट्स के लिए ये बनी हुई है, और इससे जितनी इनकम आती है वो फौजी फाउंडेशन को जाती है। फौजी फाउंडेशन फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है शोहदास में और बाकी जो वेलफेयर ऑफ आर्मी है। सो इसकी इनकम उधर जाती है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें देख लेते हैं कोई और चीज़ मटेरियल नज़र आती है हमें। फौजी फर्टिलाइज़र, काइबर्स, ठीक है जी। नोट्स टू द कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, इसने कोई गारंटीज दी हुई हैं। कंटीजेंसीज इन थार लिमिटेड, कुछ मामलात थे जो फ्यूचर में हो सकता है कि इनके अगेंस्ट जाएं, उसमें हर एक कंपनी के बताया हुआ है कि गारंटी इशूड बाय ये, इसने कुछ गारंटियां दी हुई हैं, अगर वो चीज़ें फुलफिल नहीं करते तो इतने का 8 अरब का इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है। सेकंड, कुछ थार एनर्जी के रिलेटेड कंटीजेंसीज हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं जिन पे वो मसले मसाइल हो सकते हैं फ्यूचर में अगर इन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी ना की तो। अस्करी बैंक लिमिटेड भी इन्हीं का सॉर्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी है, सो उसकी भी कंसोलिडेशन में इन्होंने शायद ली है और उसकी वजह से भी इफेक्ट आ सकता है। अच्छा जी, कमिटमेंट्स, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये 15 का था, इस दफ़ा 18 का है। नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, कुछ नॉर्मल ही ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे होंगे, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म इक्विटी, फौजी फाउंडेशन, थार एनर्जी, एजीएल, ये उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। I don't think so. It will tell much about the current hike in price. So sales tax है, turnover, ये उसमें एडजस्टमेंट्स की हुई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें चलते हैं। सो ये दो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मुझे तो कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई इसके अलावा। अच्छा, अगेन हम आ जाते हैं वापस अपने फार्मूले पे। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इसका इतना था, और अगर मैंने जो हमने इंडिविजुअल का लिखा था, कंसोलिडेटेड का हम लिखना भूल गए थे, तो आप दोबारा देख लेते हैं जी कंसोलिडेटेड का कितना है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आ रही थी। ठीक है जी, ये इस पे आ जाते हैं। सो ये है 25 अरब का। सो डेफिनेटली इसके आगे 3 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं, और इसके आगे भी 1 2 3 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। सो अगर मैंने यहाँ से ईपीएस कैलकुलेट करनी है तो जो प्रॉफिट आया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स पे, यानी कंपनी ने टोटल इतना कमाया, इतने उसके शेयर्स थे, तो ईपीएस मैंने कैसे निकालनी है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो मैं इसको अगर ले लूँ
तो ये 13.48 बनती है, और अगर इसकी देखूँ तो ये 17.63 बन रही है। अगेन ये सेम है, वही जो हमने उनकी वेबसाइट पे आ रही थी 13.48। सो लेट्स सपोज मैं इसकी बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये एक क्वार्टर की ईपीएस आ गई। अगर मैंने साल की निकालनी है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ, तो ये साल की तकरीबन इसकी ईपीएस आ जाती है यहाँ पे 70 पे। और अगर मैं 20% इस पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो ये जाएगी 353। अच्छा, अब असल में बुक वैल्यू जो आप सॉर्ट ऑफ दुकान खरीद रहे हैं उसमें उसकी वैल्यू कितनी है, जो उसमें माल पड़ा है वो 134 का है, और अगर आप फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स कंसीडर कर रहे हैं तो वो 353 की। तो अभी प्राइस चल रही है, वो चल रही है इसकी राउंड अबाउट 566। सो ये 566 सो अगर आप ये 566 देखेंगे तो ये बहुत ऊपर चल रही है। अब मैं हायर साइड पे लेके चलता हूँ। अब हम काफ़ी कह रही थी कि यार को थोड़ा सा डिस्काउंट दे इसको, तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ इसको यार, मैं इससे कंपेयर करता हूँ। वो कंपनी मुझे कितनी ऊपर चल रही है, ये चल रही है 213, तो बहुत ऊपर चल रही है। एक तो चीज़ ये हो गई। सेकंड, अगर मैं इसको अभी इस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करूँ, लेट्स सपोज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक सेकंड मैं वो फिगर्स, हाँ, मैं इस स्टेज पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 मिलियन, 1 मिलियन रुपीस में इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस कंपनी में, 10 हो सो, और मुझे इसके कितने शेयर्स मिलेंगे इस लेवल पे, तो इसको फिगर्स को मैं डिवाइड करूंगा इस पे, तो मेरे पास 1766 शेयर्स हो गए, और ये 1766 शेयर्स मुझे क्या कमा के दे रहे हैं, 70 रुपया साल का। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ये 70 के साथ, तो ये बनेगा जी मुझे साल का मिलेगा 1,24,000 590 कर लो तकरीबन। और यही अगर मैं 10 लाख रखूं बैंक पे, और बैंक मुझे ऑफर कर रहा है राउंड अबाउट 10%, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये मुझे बैंक मुझे लाख रुपया दे रहा है, और ये मुझे क्या दे रहा है, 1,24,000। इट मीन्स के ये मुझे कितने ज्यादा दे रहा है, ये मुझे 24,000 ज्यादा दे रहा है, और 24,000 ज्यादा देने के बदले मैं ले क्या रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ। और वो रिस्क कितना है, वो रिस्क ये है कि ये 500 से 566 से 533 पे आ सकता है। यानी तकरीबन मैं रिस्क ले रहा हूँ, आधी इन्वेस्टमेंट अपनी डूबने का 213 का, तो तकरीबन 33% डूबने का रिस्क ले रहा हूँ, और उस रिस्क बदले में मुझे सिर्फ 24,000 मिल रहा है। सो पर्सनली अगर मैं इस लेवल पे, आप पूछे कि बाइंग करूंगा कि नहीं, मैं इस पे बाइंग नहीं करूँ। ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है या नहीं, तो इसका आंसर ये है कि ये है कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, और मेरी बाइंग राउंड अबाउट 170 के आसपास। सो डेफिनेटली मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं फर्दर बाइंग नहीं करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा अभी इस लेवल पे निकलने की। कल मार्केट ओपन होती है, परसों होती है, मैं थोड़ा बहुत सेल करके साइड लाइन हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं अभी जो मुझे इससे अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। सो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन थी, मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूं। अब डेफिनेटली हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। जिनको अच्छा लगेगा वो अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं लगेगा तो वो नहीं करेंगे। तो हमारा पर्पस है आपको चीज़ों में इन करके दिखाना। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे आप देखें इस 5 सालों में, तो कंपनी की अर्निंग्स डबल हुई हैं, उसकी प्राइस डबल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या प्राइस थी जी 24 के एंड पे 113, तो 25 में अर्निंग डबल हुई तो प्राइस डबल होनी चाहिए थी, और डबल कितनी होनी चाहिए थी, 280 270 यहाँ पे चल रही है। और तो 120 30, चले 130 पे ले लेते हैं, 130 260 पे जानी चाहिए थी कि अर्निंग आपकी बढ़ गई। लेट्स सपोज अर्निंग्स आपकी मजीद बढ़ जाती हैं, और जो कि थोड़ी सी नजर आ रही हैं कि बढ़ी हैं, 70 भी मैं कंसिडर कर लूँ, तो प्राइस फिर भी चले 350 तक होनी चाहिए थी। लेकिन ये इससे ऊपर ये जो अभी हाइक आई है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और नॉर्मली ये जो मुझे लग रहा है कि ये पंप एंड डंप है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट लेट्स सी फ्यूचर